तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीमलाइट एजुकेशन चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा हमारे यूट्यूब चैनल में क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उन सभी को कंप्लीट कर लिया था। लगभग 80 से 85 प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, जो मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और उसके बाद में फिर हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसकी सीरीज को भी स्टार्ट कर दिया था। और इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर पहले भी ले लिया है। आज आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम लोग आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही में सीरीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही आपका अति लघु का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग लघु उत्तरीय का टॉपिक लेकर के आएंगे और फिर लास्ट में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का टॉपिक लेकर के आएंगे। यानी क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीमलाइट एजुकेशन चैनल पर कराए जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हम लोग आज इस सीरीज का यानी कि जो क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इस सीरीज का जो आपका दूसरा वीडियो आज रहने वाला, उसको आज हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आपको कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसके लेक्चर में सेकंड में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, आइए उसको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, इस पेज को लेकर के आ जाते हैं। तो अब हमारा इसमें जो अगला प्रश्न हो जाता है, आपका हो जाता है कि विषण के 2 कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि जो विषण होता है उसके 2 कार्य हम लोग को बताने हैं। तो इसमें आप लोग 2 कार्य आराम से बता सकते हो कि विषण के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आप बताओगे इसमें कि नर लैंगिक हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना एक कह सकते हैं आप लोग विषण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कौन सा कार्य है तो बताएंगे आप लोग कि नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना, पहला कार्य ये हो गया। और दूसरा कार्य आप इसमें बता सकते हैं कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना। तो इस प्रकार वृषण के 2 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग यहाँ पर उत्तर में बता देंगे कि पहला पॉइंट बताएंगे आप लोग कि नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना, और दूसरा पॉइंट बताएंगे आप लोग कि जो वृषण होता है आपका नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। तो इसीलिए दूसरा कार्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से वृषण के 2 निम्नलिखित जो कार्य हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और साथ ही में यदि आप उसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर हमारा होता है 9793944481। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो मानव वृषण होता है, वृषण में सर्टोली कोशिकाएं भी होती हैं, तो सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है मानव वृषण के अंदर। तो इसमें उत्तर में आप लोग बताएंगे कि जो वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, वो परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। यानी कि जो मानव वृषण है, उसमें जो सर्टोली कोशिकाओं का जो कार्य होता है, वो यही कार्य होता है कि जो वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित जो आपकी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, वो आपके परिवर्धनशील या फिर बोल सकते हो विकासशील जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, उनको पोषण यानी कि भोजन प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि लीडिंग कोशिकाओं के कार्य क्या हैं। तो हम लोग को यहाँ पर लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है उसके बारे में भी बताना है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि वृषण की जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। यानी कि वृषण के अंदर जो आपकी लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, वो आपका बोल सकते हो आप लोग की नर लैंगिक हार्मोन यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका स्रावण करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। यानी कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, वो आपका नर के सहायक जनन अंग और साथ ही में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में
सहायता प्रदान करता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है लीडिंग कोशिकाओं का, जो कि टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट करके अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब अति लघु में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना है, इतना जितना लिखना चाहिए आपको उतना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको इतना इतना लिखते चले जाना, आपके पूरे पूरे मार्क्स मिलते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु में आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। 1, 2, 3 नंबर में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो क्वेश्चन है आपका आतरु चक्र क्या है। आतरु चक्र को हम लोग मासिक चक्र भी बोलते हैं। तो क्या होता है आतरु चक्र, आइए समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि मादा में जन्म काल के प्रारंभ के साथ ही आपका जो ऋतुस्राव होता है वो प्रारंभ होता है, जो कि आपका जन्म काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। यानी कि जो मादा होती है उसमें जन्म काल के प्रारंभ से ही आपका ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाएगा और साथ ही में जन्म काल की जब समाप्ति होगी तो उसी के बाद ये रुक जाएगा। इस काल में जो होता है, इस काल में क्या क्या चीजें होती हैं आइए समझते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है और निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो आतरु चक्र होता है इसमें क्या होता है कि इस काल के अंतर्गत प्रति माह अंडाशय से एक आपका अंडाणु मुक्त होता है और जब उसका निषेचन नहीं हो पाता है तो निषेचन ना होने की स्थिति में जो गर्भाशय की भित्ति होती है और साथ ही में अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं और इस चक्र को ही हम लोग मासिक या फिर आतरु चक्र बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है और साथ ही में कितना लिखना है तो वो भी आपको मैंने समझा दिया है। तो इसे भी आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फर्टिलाइजिंग क्या होता है और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है। इन दोनों के ऊपर टिप्पणी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकती है, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें उत्तर में आप लोग बताएंगे कि निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का श्रावण होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि निषेचन से पहले जो अंडाणु होता है उससे फर्टिलाइजिंग का श्रावण होता है और जो आपका शुक्राणु होता है शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है और जिसके फलस्वरूप ही दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि जिसके फलस्वरूप ही दोनों में आसंजन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का श्रावण होता है और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करेगा जो कि, और उसके बाद में फिर दोनों जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। तो इसमें आप लोग उत्तर में बताएंगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन बोलेंगे। क्या होता है कि जो नर के वृषणों की जो जननिक उपकला कोशिकाएं होती हैं उससे अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, जो क्रिया होगी उसको हम लोग बोलेंगे शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन बोलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है और उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र जनन बोलते हैं या फिर शुक्राणु जनन बोलते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे कि यह प्रक्रिया जो होती है आपके वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। यह क्रिया जो आपकी होती है शुक्राणु जनन वाली क्रिया यह आपकी वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है मैंने आपको समझा दिया। इसे भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोनों के नाम लिखिए। भी आपका महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इसी वजह से सारे प्रश्नों को यहाँ पर लिखा गया है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं वो सारे सारे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ और आप लोग इन सारे प्रश्नों को डेली बेसिस पे तैयार करते हुए रहना, ठीक है। तभी आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम हमको बताने हैं। तो आप बताएंगे कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित आपके 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के जो नाम है, पहला नाम है आपका इसमें LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा जो आपका इसमें नाम है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस प्रकार से अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है कि जो परिवार नियोजित करने की जो स्थायी विधि है जो आपकी क्या है वो हमको बताना है। तो स्थायी विधि बहुत ही सिंपल सी है। पहले में आप बताएंगे नर की बात करेंगे तो नर में आपका होगा पुरुष नसबंदी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वासेक्टोमी। और महिला में जब बात करेंगे तो महिला में आपका होता है महिला नसबंदी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो दोनों को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि परिवार नियोजन की जो स्थायी विधियां हैं वो आपकी ये हैं। पहले में क्या है, पुरुष में क्या होता है, पुरुष नसबंदी होता है, इसको हम लोग वासेक्टोमी बोलते हैं। और महिला में महिला नसबंदी होता है, इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपका वासेक्टोमी से रिलेटेड है, यानी कि जो पुरुष नसबंदी है उससे रिलेटेड है। तो प्रश्न आपका है कि शुक्रवाहिका उच्छेदन, इसको ही हम लोग पुरुष नसबंदी भी बोलते हैं और इसको ही हम लोग वासेक्टोमी भी बोलते हैं। पर हम लोग को टिप्पणी करना है कि क्या होता है शुक्रवाहिका उच्छेदन। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे शुक्रवाहिका उच्छेदन या वासेक्टोमी को हम लोग पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। यह गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है, यानी कि ये कराने के बाद गर्भ को पूरी तरीके से रोका जा सकता है, यानी कि परिवार को नियोजित करने की ये सबसे स्थायी विधि है। ठीक है, जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्रवाहिकाओं को काट या फिर बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से संतान नहीं उत्पन्न होती है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये आपका परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि शुक्रवाहिका उच्छेदन या वासेक्टोमी को पुरुष नसबंदी भी कहते हैं और यह गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है, जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्रवाहिकाओं को काट या बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है जनन स्वास्थ्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है, जनन स्वास्थ्य चैप्टर से क्वेश्चन आपका है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि WHO के अनुसार, अभी WHO का फुल फॉर्म भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का फुल फॉर्म जो इंग्लिश में होता है आपका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि WHO का फुल फॉर्म होता है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन के सभी पहलू जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य, ये आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि जनन के जितने भी पहलू होते हैं, जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप में से स्वस्थ होना, यानी कि समाज में आपका व्यवहार कैसा है, आप स्वस्थ हैं सामाजिक रूप से कि नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि जो भावनाएं आपके मन में उत्पन्न होती हैं वो किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो स्वस्थ भावनाएं उत्पन्न होती हैं या नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही में व्यवहार कैसा है आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो इसमें आप बताएंगे कि जो WHO के अनुसार जनन के सभी पहलू जैसे कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग को इतने ही प्रश्न करने थे। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।